नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है क्या फ़ायदा ऐसे बेटों का। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्गों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि जहाँ सभी बुजुर्ग लोगों को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ा जाता है, वहीं आज एक बुजुर्ग माता को उनका अपना कोई लेने आया था। उन बुजुर्ग माता जी का नाम राधिका देवी था, जिसे 1 महीने पहले ही उनका बेटा यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। वह अपना और कोई नहीं, उनकी अपनी बेटी बबीता थी, जिसे यह पता लगते ही वह अपनी माँ को लेने आ गई थी। माँ को देखते ही बबीता की आंखों में आंसू का सैलाब बह निकला। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस इतना ही कहा, माँ अपना सामान पैक कर लो, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा है, हमें अभी निकलना है घर के लिए। बेटी की बात सुनकर राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, कौन सा घर बेटा, मेरा तो घर कब का छूट चुका है, अब मैं कहाँ जाऊँगी। तो बबीता बोली, माँ तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। बबीता की बात सुनकर माँ बोली, कैसी बात कर रही है बेटा, मैं तेरे साथ तेरे घर आऊँगी तो जमाई बाबू क्या सोचेंगे। माँ की बात सुनकर बबीता गंभीर होते हुए बोली, नहीं माँ, यह फैसला मैंने उनकी सहमति से ही उठाया है, बल्कि मेरी सास भी मेरे इस कदम से बहुत खुश हैं। उन्होंने तो मुझे पहले ही कहा था कि अपनी माँ को यहाँ ले आओ, क्योंकि बुढ़ापे में मुझे भी कोई अपना दोस्त मिल जाएगा। खैर छोड़ो, यह बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप चलो, ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। थोड़ी ही देर में राधिका देवी ने आश्रम में अपने सभी साथियों से विदा ली और गाड़ी में जाकर बैठ गईं। राधिका देवी को जाते देखकर सभी बुजुर्ग यही सोच रहे थे कि ऐसी बेटी सभी के घर में हो तो किसी को भी वृद्धाश्रम में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बबीता भी सबको नमस्कार करके गाड़ी में आकर बैठ गई। गाड़ी अपने गंतव्य की ओर चलने लगी। गाड़ी में बैठी हुई राधिका देवी बस अपनी बेटी को ही निहार रही थी, क्योंकि 3 भाइयों की इकलौती बहन बबीता ही आखिर में अपनी माँ की पीड़ा को समझ पाई थी। तभी बबीता ने कहा, माँ थोड़ी देर मेरी गोद में सर रखकर लेट जाओ, आपको आराम मिलेगा। बेटी की बात सुनकर एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति माँ बेटी की गोद में सर रखकर लेट गई। माँ के लेटते ही उसका अतीत अब उसकी बंद आंखों के सामने उभरने लगा था कि जब वह शादी करके पहली बार अपनी ससुराल आई थी और सास के पैर छुए तो उसे आशीर्वाद मिला था, दूधो नाओ पूतो फलो। गांव के हर बूढ़े बड़े ने उसे यही आशीर्वाद दिया था। उन सभी के आशीर्वाद का ही फल था कि शादी के 1 साल बाद ही उनके आंगन में बेटे की किलकारियां गूंजने लगीं। पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। 3 बेटों के बाद आखिरी बबीता होने के बाद यह सिलसिला थमा। गांव के सब लोग यही कहते हैं कि कहाँ तो मन्नतों के बाद भी लोग बेटे का मुंह नहीं देख पाते, और कहाँ उनके आंगन में 3 चांद के टुकड़े। कुछ तो उनसे ईर्ष्या भी करते। 4 बच्चों की गृहस्थी संभालना कोई फूलों की सेज नहीं थी। दिन भर काम करते करते वह थककर चूर हो जाती। समय की रफ्तार के साथ जब बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें गांव की जिंदगी के साथ बांधकर रखा नहीं जा सकता था। यह बात उनके पटवारी पति को अच्छी तरह पता थी। इसलिए गांव की शिक्षा की समाप्ति के बाद बेटों को आगे पढ़ाने के लिए शहर भेजने का सिलसिला चल पड़ा। शहर भेजने के लिए उन्हें कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़े, ये या तो वह जानती थी या उनके पति। उसने घर खर्च में 1-1 रुपए की कटौती की, दूध घी बेचा और उसके पति ने अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच दिया और थोड़ा बहुत साहूकार से कर्जा भी लिया। तब जाकर यह सब हुआ, पर गनीमत यह रही कि उनकी यह मेहनत बेकार नहीं गई। बेटे एक-एक करके पढ़ते गए और नौकरियां लगते गए। सबकी शादियां भी होती गई, यहाँ तक कि बबीता की पढ़ाई लिखाई और शादी के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा था। अब दोनों गाँव में अकेले रह गए थे। बेटे बहुओं ने तो पहले ही एक-एक करके अपनी दुनिया अलग बसा ली थी। बेटी भी पराए घर चली गई थी, फिर भी दोनों संतुष्ट थे। कभी कभार मन करता तो बच्चों के पास चले जाते, पर 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं रुकते थे। गांव को छोड़कर उनका मन कहीं नहीं लगता था। पर ऐसा अधिक समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही पति की मृत्यु होने के पश्चात सबको उसके गांव में रहने पर ही ऐतराज होने लगा। 3 बेटों के होते हुए बूढ़ी माँ अकेली रहे, यह सुनकर उसके कान पक गए। फिर भी वह बिना परवाह किए, किसी पर बोझ ना बनते हुए अपना सारा काम खुद ही करती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगी तो उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा और एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। बड़ा बेटा पास के ही शहर में रहता था।
खबर सुनकर आया और गांव वालों के दबाव में उसे अपने साथ ले गया। यहीं से आरंभ हुआ राधिका देवी के जीवन में निराशा और पीड़ा का दौर। बड़ा बेटा बहुत बड़ी पोस्ट पर था, मकान, गाड़ी, नौकर चाकर सब सुविधाएं थीं उसके पास। एक दिन प्रमोशन मिलने पर घर पर बहुत बड़ी पार्टी रखी गई। वह अंदर ही अंदर कमरे में बैठी सारी तैयारियां देख रही थी, लेकिन एक ही जगह बैठी बैठी थक गईं तो बाहर आ गईं। अनेकों आंखें आकर उन पर चिपक गईं। बेटे की नज़र चुराती आंखों की भाषा उन्होंने साफ पढ़ ली। जान गईं कि अपने विशिष्ट अतिथियों के सामने वह उनका परिचय तक देने में हिचकिचा रहा था। उनका मन टूट गया। वहाँ के माहौल में उनका दम घुटने लगा। उसका दूसरा बेटा कुछ दिनों के बाद मिलने के लिए आया तो उसे अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगा। बड़े बेटे के ठंडे माहौल से दुखी तो वो थी ही, तो झट से तैयार हो गई। दूसरे के घर पहुंचते ही समझ गई कि उसे वहां क्यों लाया गया था। बेटा और बहू दोनों नौकरी करते थे। बहू के बरसों बाद बेटा हुआ था, इसलिए उन्हें घर संभालने और बच्चे की देखरेख करने के लिए उनकी आवश्यकता थी। फिर भी वह खुश थी कि चलो अपना ही अंश है, इन हाथों में बनेगा तो उन्हें संतोष ही होगा। पर बेटे बहू के राज में उनकी हैसियत वहाँ एक नौकरानी से अधिक नहीं थी। इसी बीच बबीता भी उनसे मिलने आई, पर भाभी के तौर तरीके देखकर उसे पता चल गया कि यहाँ माँ की क्या हैसियत है। उसने माँ को अपने साथ चलने का आग्रह भी किया, पर माँ ने हंसकर टाल दिया। भला इस उम्र में वह बेटी के घर एहसान लेंगी? 3 बेटे हैं उनके और वह बेटी के घर जाकर रहे तो लोग क्या कहेंगे। फिर भी बबीता ने माँ को वहाँ से ले जाकर सबसे छोटे भाई के पास छोड़ दिया। बीच बीच में उनसे आकर मिलने और पता लेने का भी कह गई कि भैया भाभी उन्हें कैसे रखते हैं। छोटा बेटा जो सबसे अधिक लाडला था उनका, माँ को विश्वास था कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ न होते हुए भी वह उसके पास सुखी रहेंगी, परंतु यहाँ भी उनके नसीब में चैन नहीं था। बहू का स्वभाव बहुत ही तीखा था। महीना बीतते बीतते उनकी गतिविधियाँ बहू और बच्चों को अखरने लगीं। बच्चों को ऐतराज था कि दादी सुबह सुबह घंटी के टन टन करके उन्हें सोने नहीं देती। बहू भी बात बात पर कुछ कमियां ढूंढती रहती। एक दिन बहू नौकरानी पर बिगड़ गई कि यह डिब्बे में घी कम क्यों है। माताजी आरती के लिए ले गई। आरती के लिए? अरे लोगों को देसी घी खाने को नहीं मिलता और यह है कि आरती में फूके जा रही हैं। उन्हें क्या पता हम गृहस्थी कैसे चलाते हैं, पर उन्हें इससे क्या, उन्हें तो बस ढोंग करना आता है। शाम को जब छोटा बेटा आया तो बहू ने साफ साफ कह दिया कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या माँ जी। बेटा भी अपनी पत्नी का पक्ष लेते हुए बोला, माँ जब से तुम यहाँ आई हो तब से हमारे घर की सुख शांति चली गई है। परेशान हो चुका हूँ तुमसे। रोज शाम को ऑफिस से घर आता हूँ तो एक न एक बखेड़ा खड़ा करके रखती हो तुम। अपना सामान पैक करो, मैं अभी तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ, क्योंकि तुम्हारे दोनों बेटे तो पहले ही तुमसे परेशान हो चुके हैं। अब हमें भी बख्श दो। बेटे के मुंह से ऐसे कठोर वचन सुनकर माँ का हृदय टूट गया कि जिन बेटों के लिए मैंने जिंदगी भर संघर्ष किया, आज उन्हीं बेटों के लिए एक माँ को पालना भारी हो गया है। माँ कुछ ना बोली और चुपचाप बेटे के पीछे पीछे चल दी वृद्धाश्रम की ओर। तभी बबीता ने माँ को हिलाया तो अतीत से वर्तमान में आ गई। बबीता बोली, माँ पानी पियोगी? काफ़ी देर हो गई है। माँ ने हाँ में सिर हिला दिया। बबीता ने माँ को पानी दिया और सोचने लगी कि अच्छा हुआ मैं माँ से मिलने उस दिन घर चली गई, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि भैया ने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया है, क्योंकि फ़ोन पर भी भैया कभी माँ से बात नहीं करवाते थे। उस दिन घर गई थी तो कितना हंगामा हुआ था भाभी के साथ मेरा। जाते ही मैंने पूछा कि माँ कहाँ है, तो भाभी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारा तो अपना ही खर्च नहीं निकलता और वह बूढ़ी माँ हमारे सिर पर आकर बैठ गई, इसलिए हमने माँ को वृद्धाश्रम में भेज दिया है। भाभी के ये शब्द सुनकर बबीता की आंखों में आंसू तैर गए कि 3 बेटों की माँ होने के बाद भी माँ की ऐसी दुर्दशा, कैसी विडंबना है। जो माँ अपने नाजुक कंधों पर सारे बच्चों का बोझ इतनी ममता और त्याग से उठाती है, उसी माँ को सारे भाई मिलकर भी सम्मान से नहीं रख सकते। बबीता आगे बोली, माँ के साथ आपने बहुत अन्याय किया है, भगवान इसके लिए आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो भाभी बोली, ओहो अच्छा हमने अन्याय किया है तो तुम कर दो अब न्याय। इतनी ज़्यादा बातें आ रही हैं तो तुम ही ले जाओ ना माँ को। बबीता बोली, हाँ हाँ अब तो मैं ही ले जाऊँगी माँ को अपने साथ। बहुत देख ली उनकी दुर्दशा, अब और नहीं होने दूंगी। अरे तुम जाओ ना, बात करने और कहने में बड़ा फ़र्क है। नहीं भाभी, मैं उनमें से नहीं हूँ, जो कहती हूँ वह करके भी दिखाती हूँ। मैं जल्द ही वृद्धाश्रम जाकर माँ को अपने साथ ले आऊँगी। तभी गाड़ी रुकी और बबीता अपनी यादों से बाहर आ गई। देखा तो गाड़ी बबीता के घर के सामने खड़ी थी। तभी बबीता के पति और बच्चे नानी नानी करते दौड़ते हुए बाहर आए
बबीता के पति ने राधिका देवी को अपने हाथ का सहारा देकर नीचे उतारा। राधिका देवी सोच रही थी कि क्या सोचा होगा दामाद जी और उनकी माँ ने कि इतने बड़े परिवार के होते हुए भी बेटी के घर में शरण लेनी पड़ी। राधिका देवी संकोच में गड़ी जा रही थी, पर घर पहुंचते ही बबीता की सास ने उनका सारा संकोच दूर कर दिया। बड़ी ही आत्मीयता से मिली और सामान सहित अपने कमरे में ले गईं। राधिका देवी ने देखा कि उनके आने से पहले ही उनके सोने के लिए उचित व्यवस्था कर दी गई थी। नहा धोकर वह भी बैठी भी नहीं थी कि बबीता उन दोनों के लिए दूध और नाश्ता ले आई। वह फिर संकोच में डूबने लगी। तभी बबीता की सास बोली, बहन जी, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हर समय की साथी मिल गई। यूं तो बेटा, बहू और पोता सभी हैं घर में, पर हम उम्र साथी की बात ही कुछ और है। राधिका जी की जुबान पर जैसे ताला पड़ा हुआ था। उन्हें असमंजस में देखकर बबीता की सास फिर बोली, बहन जी, बेटा हो या बेटी, औरत के लिए तो पति के बाद यही होते हैं। जब हम उनके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव नहीं करते, तो फिर उनका हाथ पकड़ने में कैसा सोच विचार। हाथ चाहे बेटी का हो या बेटे का, वह माँ को सहारा देने वाला होना चाहिए। फिर मैं तो आपकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। अपनी बेटी आपने मुझे देकर मेरी बेटी की कमी भी पूरी कर दी है। बबीता की सास की बात सुनकर राधिका देवी की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन आज इन आंसुओं में विश्वास और स्नेह की चमक थी। दोस्तों, मेरी कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।